Hello everyone, this is the ninth video of the chapter Principle of Inheritance and Variation। ठीक है, इसके पिछले वीडियोस में हम लोग ने इस चैप्टर का मेजर पोर्शन कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम बेसिकली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, जो इनहेरिटेबल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो बाय बर्थ होते हैं, ठीक है, जो जीन्स में या क्रोमोसोम्स में किसी गड़बड़ी के कारण होते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम दो कैटेगरी में करके उसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है, और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मेंडल ने वर्क किया था जीन्स पे। ठीक है, जीन्स का मतलब है फैक्टर्स जो उन्होंने बोले थे जीन्स पे, और दैट मीन्स कि अगर किसी जीन में डिफेक्ट के कारण अगर कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेंगे। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को जीनिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। जीनिक डिसऑर्डर, नॉट जेनेटिक। ठीक है, जीनिक डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के एक कंप्लीट क्रोमोसोम के बढ़ने या घटने से हो सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जैसे हमारे एक नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर क्रोमोसोम्स 45 हो जाते हैं तो जो डिसऑर्डर्स होगा वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और या 46 की जगह 47 हो जाए तो भी जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होंगे वो आपके सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर घटने या बढ़ने से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपका जैसे अगर एक क्रोमोसोम किसी पेयर से अगर कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं मोनोसोमी। ठीक है, कि उस पेयर पे मोनोसोमी हो गई है, मतलब उसमें एक क्रोमोसोम हो गया है। और किसी पेयर में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस पेयर में 3 हो जाएंगे। दैट कंडीशन इज नोन एज ट्राइसोमी। तो फिलहाल हम यही मोनोसोमी और ट्राइसोमी की कंडीशंस के बेसिस पे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखेंगे। बाकी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की और भी बहुत कैटेगरीज हैं कि क्रोमोसोम का पार्ट टूट के अलग हो जाए या पूरा के पूरे सेट बढ़ जाएं। ठीक है, तो उसे पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। बट ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी है आपकी ए न्यूप्लॉइडी की। ए न्यूप्लॉइडी का मतलब है एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो उससे जो डिफेक्ट होते हैं उसे ए न्यूप्लॉइडी बोलते हैं। और हम इसी कैटेगरी के डिसऑर्डर्स की स्टडी अभी करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी। तो पहले हमें कवर करना है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में बेसिकली आपके यहाँ पे एग्जांपल्स हैं हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस और थैलेसीमिया। ठीक है, ये आपके 6 जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें जो मेजर डिसऑर्डर्स है वो हम लोग स्टडी करेंगे। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया। ठीक है, तो चलिए पहले डिसऑर्डर्स को हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा कि अरे हीमोफीलिया तो वही है जिसमें ब्लड नहीं जमता है। ठीक है, तो बट ऐसा बिल्कुल सही नहीं कि ब्लड नहीं जमता है। हीमोफीलिया का मतलब ये नहीं कि ब्लड जमता नहीं है, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होता है। हीमोफीलिया का मतलब ये है कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब यूजुअली अगर ब्लड क्लॉट 1 से 2 मिनट 3 मिनट में हो रहा है, तो जो हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग बहुत डिले हो जाती है, इवन हाफ एन आवर तक, आधे घंटे तक डिले हो सकती है। ठीक है, उनका ब्लड क्लॉट नहीं करता, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग होती है, नो ब्लड क्लॉटिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। अब जितने भी डिसऑर्डर्स हम लोग अभी पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, तो उनमें हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो जीन में डिफेक्ट होता है, वो दो तरह के होते हैं। कैसे? आपको पता है कि आपके सेल में 46 क्रोमोसोम है या 23 पेयर्स हैं। ठीक है, इन 23 पेयर्स में जो फर्स्ट 22 पेयर्स हैं, जो पहले 22 पेयर्स हैं, वो होते हैं ऑटोजोम्स। और जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। ठीक है, तो जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है, एलोसोम होता है। और जो फर्स्ट 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं।
अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट या कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट ऑटोजोमल जीन के डिफेक्ट के कारण हो रहा है, मतलब जो उसका डिफेक्ट है वो ऑटोजोम्स पे पाए जाने वाले जीन्स के डिफेक्ट की वजह से अगर वो डिफेक्ट हुआ है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स ऑटोजोमल लिंक्ड या ऑटोजोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, जबकि जो 23rd पेयर है, जो सेक्स क्रोमोसोम है, जो मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है, तो अगर इन क्रोमोसोम्स पे कोई डिजीज़ का जीन या डिफेक्टिव जीन जा रहा है, तो वो जो इनहेरिटेंस है या उसे हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। रेसेसिव और डोमिनेंट डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ के एलील कैसे हैं। अगर रेसेसिव जो है वो जब तक कोई भी रेसेसिव डिसऑर्डर जब तक अपनी होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आएगा, मतलब जब तक दोनों ही क्रोमोसोम पे उसका जीन नहीं होगा, तब तक वो एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पे वो जीन है डिफेक्ट का, तो ऐसी फीमेल्स जो होती हैं वो कैरियर कहलाती हैं। ठीक है, या ऐसे मेल्स जो होते हैं वो कैरियर होंगे, उनको वो डिफेक्ट वो डिफेक्ट से या उस डिजीज़ से वो सफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे एक कैटेगरी पढ़ते हैं कि या तो जो डिसऑर्डर हैं वो ऑटोजोम लिंक्ड होंगे या सेक्स लिंक्ड होंगे। दूसरा, या तो वो डोमिनेंट होंगे या वो रेसेसिव होंगे। तो हीमोफीलिया का जो जीन है, हीमोफीलिया जो है वो एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इस बात को याद रखना, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है ये, क्योंकि बेसिकली बोर्ड्स में क्वेश्चंस में यही मेन पूछा जाता है सबसे पहले कि किस टाइप का डिजीज़ है ये, मतलब ऑटोजोम लिंक्ड है कि सेक्स लिंक्ड है, रेसेसिव है कि डोमिनेंट है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, हम अपने जितने भी वीडियोस हम लोग ये कवर करने के बाद फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे बोर्ड से रिलेटेड, जो आ सकते हैं या जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, जो टॉपिक्स बहुत ही बर्निंग टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन है, उसके वीडियो भी आपको अगली जल्दी ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक हम फिलहाल इधर देखते हैं। तो हीमोफीलिया हमको पता चल गया कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। इसमें जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें एक माइनर कट भी लीड्स टू नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग को कर सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो सकता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज़ एक्सट्रीमली रेयर। ये कहा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनका हीमोफिलिक होना बहुत रेयर है, बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट अ कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। मतलब किसी भी फीमेल को तब हीमोफीलिया डिजीज़ हो सकती है जब उसको, भाई ऑल्सो सेक्स लिंक्ड है, तो इसका मतलब है कि जो फीमेल है उसको 2 एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, लास्ट जो सेक्स क्रोमोसोम पेयर है, जिसमें से एक एक्स क्रोमोसोम उसको मदर से मिलता है, एक एक्स क्रोमोसोम फादर से मिलता है। तो मदर से मिलने वाला जो एक्स क्रोमोसोम है और जो फादर से मिलने वाला एक्स क्रोमोसोम है, इन दोनों ही क्रोमोसोम पे जब तक के हीमोफीलिया के जीन नहीं होंगे, तब तक उस पर्टिकुलर फीमेल में हीमोफीलिया के जीन होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आ पाएंगे। और जब तक होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आएंगे, तब तक जो फीमेल होगी वो हीमोफिलिक नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात का भी हम बताएंगे आपको। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है कि मदर कैरियर हो और फादर हीमोफिलिक हो, तभी फीमेल में हीमोफीलिया हो सकता है। और ऐसी फीमेल्स ज़्यादा लंबे समय तक इनकेस होती भी हैं तो सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, क्योंकि लेटर स्टेजेस ऑफ में वो डेथ हो जाती है। आपको पता है कि जब प्यूबर्टी होती है फीमेल्स में, तो उसके बाद इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर 28 डेज पे ब्लीडिंग फेस आता है। तो वो जो उस ब्लीडिंग फेस है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है फीमेल्स की। तो इसीलिए जो ही फीमेल्स होती हैं वो जनरली आपके रेयर होती हैं जो हीमोफिलिक हों। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये आपके 2 क्रॉस हमने बताए हैं जिस क्रॉस के थ्रू हम हीमोफीलिया की किस तरह से इनहेरिटेंस होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे 2 पर्सन है, एक है नॉन अफेक्टेड फादर, मतलब फादर को कोई जीन नहीं है, फादर के पास XY क्रोमोसोम है, कोई जीन नहीं है, और मदर कैरियर है। मदर में जो हमने XX बनाया उसमें एक एक्स रेड कलर से बनाया, रेड कलर का मतलब है कि ये अफेक्टेड है, इस पे जीन है। तो अब अगर इनका क्रॉस होता है, ठीक है, तो अगर फादर का X क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम से क्रॉस करता है, फादर का Y क्रोमोसोम मदर के X और Y क्रोमोसोम से क्रॉस करता है, तो रिजल्टेंट आता है एक सन होगा जिसका एक एक्स अफेक्टेड होगा, और क्योंकि सन के पास तो एक ही एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, और वाई पे जीन जो हैं डिजीज़ के जनरली नहीं जाते हैं,
तो दैट मीन्स अगर एक एक्स है और वो भी अफेक्टेड है तो ये जो सन होगा वो हीमोफिलिक होगा, मतलब ये एक सन जो है वो हीमोफीलिया है एक सन को। जो डॉटर है वो जो है वो कैरियर है, मतलब जो फीमेल का पहला वाला एक्स क्रोमोसोम है, अगर इसको कैरी करने वाला गैमीट फादर के किसी भी गैमीट से क्रॉस करता है, किसी भी स्पर्म से, चाहे एक्स कैरिंग स्पर्म से चाहे वाई कैरिंग स्पर्म से क्रॉस करता है, तो रिजल्टेंट ये आते हैं कि अगर सन होगा तो हीमोफिलिक होगा और अगर डॉटर होगी तो कैरियर होगी। लेकिन मदर का जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, अगर इसको कैरी करने वाला गैमीट फादर के किसी भी स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें जो होने वाला सन है वो नॉन अफेक्टेड होगा, नॉर्मल होगा, और जो कैरियर होगी वो भी वो जो डॉटर है वो भी कैरियर नहीं होगी, ठीक है, वो भी अनअफेक्टेड होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया केस तब जब नॉन अफेक्टेड फादर हो, मतलब नॉर्मल फादर हो और कैरियर मदर हो। ये केस 1 है। ठीक है, केस 2 देखते हैं। केस 2 में फादर जो है वो हीमोफिलिक है और मदर जो है वो नॉर्मल है, नॉन कैरियर मतलब नॉर्मल है। तो जो फादर है उसके पास एक ही एक्स है और वो भी अफेक्टेड है। तो फादर का देखो, फादर जो मदर का एक्स क्रोमोसोम कैरिंग जो एग है, जो गैमीट है, ये फादर के जब दोनों क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करेगा, ठीक है, तो जो सन होगा वो तो अनअफेक्टेड होगा और जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी, क्योंकि फादर का जो एक एक्स आ रहा है वो अफेक्टेड आ रहा है। ठीक, जबकि मदर का जो दूसरा एक्स है, अगर वो कैरिंग गैमीट फादर के किसी भी गैमीट से क्रॉस करता है तो इसका रिजल्टेंट होता है कि सन को इफेक्ट नहीं होगा और जो डॉटर है उसको इफेक्ट होगा, वो कैरियर होगी। ठीक है, डॉटर कैरियर होगी, क्योंकि देखो मदर के पास दोनों एक्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, फादर के पास जो एक एक्स है वो अफेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि जो डॉटर होती हैं उनमें दो एक्स होते हैं और एक एक्स फादर से मिलता है, और फादर के पास एक ही एक्स है वो भी अफेक्टेड है। इसका मतलब दोनों डॉटर को अफेक्टेड एक्स मिलेगा फादर की तरफ से और नॉर्मल एक्स मिलेगा मदर की तरफ से। तो दोनों डॉटर क्या होंगी? दोनों डॉटर कैरियर होंगी। जबकि जो फादर हैं उनके उनका जो वाई है वो नॉर्मल है और मदर के दोनों एक्स जो हैं वो भी नॉर्मल है। तो इसका मतलब सन फादर से सिर्फ वाई क्रोमोसोम सन को जाता है। इसका मतलब है कि दोनों सन नॉर्मल होंगे, उनको कोई डिजीज़ नहीं होगी, वो अनअफेक्टेड होंगे। तो ये दो केसेस हैं जिससे हम हीमोफीलिया डिजीज़ की इनहेरिटेंस पैटर्न को समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है, अब यहाँ पे बात ध्यान रखना कि ये ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटोजोम लिंक्ड मतलब ये इसमें जो है, इसमें फादर और मदर, इसमें सेक्स का कोई मतलब नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, इसमें दोनों ही कैरियर भी हो सकते हैं, दोनों ही डिजीज़ भी हो सकते हैं और दोनों ही नॉर्मल भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोजोम है और ऑटोजोम्स जो होते हैं वो मदर और फादर में सेम होते हैं, मेल फीमेल में सेम होते हैं। अब इट इज़ होती कैसे है? इट इज़ अ ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट इन विच म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपको पता है कि ये प्रोटीन है जो आरबीसी में होती है। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन। इसमें जो होता है कि हीमोग्लोबिन म्यूटेंट होता है, चेंज होता है, और जब लो ऑक्सीजन टेंशन, जब बहुत कम ऑक्सीजन मिलती है, मतलब ऑक्सीजन का जब लेवल कम होता है, तो जो आरबीसी होती है जो बाई कनकेव डिस्क लाइक होती है, इस तरीके से जो राइट्स में नॉर्मल आरबीसी दिख रही है गोल तो वो होता क्या है कि उसका शेप चेंज हो जाता है और वो बाई कनकेव डिस्क से इलोंगेटेड सिकल, सिकल मतलब हंसिया के जैसा, जैसे फार्मर्स जो होते हैं जो हंसिया से फसल काटते हैं, तो उस हंसिया के जैसा हो जाता है, जैसे ये इस टाइप का। तो ये सिकल शेप्ड है। तो दैट मीन्स कि कम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होते ही आरबीसीज कैसी हो जाती हैं? आरबीसीज सिकल शेप्ड हो जाती हैं बिकॉज ऑफ म्यूटेंट हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन म्यूटेंट है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो घट चुकी है। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। अब ये प्रॉब्लम होती कैसे है? देखो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये हमें पता है, तो वो इसका मतलब कि वो एमिनो एसिड्स की चेन से बना है। ठीक है, बिकॉज जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। इसका मतलब जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो चेन है एमिनो एसिड्स की, उसमें 6th पोजीशन पे जो बीटा ग्लोबिन चेन है, जो बीटा ग्लोबिन एक्चुअली हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन और बीटा चेन दो चेन होती हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन। तो इसमें बीटा ग्लोबिन चेन में जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसकी बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। 6th पोजीशन पे, ये याद रखना।
ये डिफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें 6 पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन के 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन एमिनो एसिड आ जाता है। अब एमिनो एसिड चेंज कैसे होता है? देखो हमने ये बताया था, म्यूटेशन जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि अगर म्यूटेशन में जीन्स के सीक्वेंस में कोई भी चेंज होगा तो प्रोटीन पे असर आता है। तो यही समझो यहाँ पे कि जीन में अगर एक कोडॉन मतलब जीन में बहुत सारे कोडॉन होते हैं और हर एक कोडॉन एमिनो एसिड्स को कोड करता है। तो अगर कोई कोडॉन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उस वो कोडॉन अगर चेंज होगा तो बदला हुआ कोडॉन जिस एमिनो एसिड को कोड करता है वो एमिनो एसिड अब पोजीशन पे आ जाएगा। देखो होता क्या है, द सब्सटीट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू द सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट द 6th कोडॉन। ठीक है, सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि सिर्फ एक बेस में चेंज हुआ। मतलब अगर 3 बेस का कोडॉन है, GAG है, तो वो GUG में कन्वर्ट हो गया। अगर सिर्फ GAG GUG में कन्वर्ट हो गया, बीच में A जो है वो U से कन्वर्ट हो गया, इस वजह से जो पहले ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था वो बाद में वैलिन को कोड करने लगा। तो दैट मीन्स एक एमिनो एसिड के चेंज होने से क्या हुआ, जो RBC का शेप है वो लो ऑक्सीजन टेंशन में चेंज हो गया, सिकल शेप्ड हो गई। तो ये ऊपर नॉर्मल RBCs है और यहाँ पे एबनॉर्मल सिकल शेप्ड RBCs है। तो ये क्लियर हो गया आपको। इसका हम मॉलिक्यूलर लेवल भी देख लेते हैं। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का सीक्वेंस होता है, ये AUG स्टार्ट कोडॉन है। ये हर एक प्रोटीन चेन पे पहला कोडॉन जनरली AUG ही होता है जो मिथेनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। दूसरा आपका GUG है, तीसरा आपका CAC है, चौथा आपका CUG है, पांचवा आपका CU है और 6th आप में पोजीशन पे GAG आ गया है। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? क्योंकि ये AUG तो हमेशा स्टार्ट रहेगा, ठीक है, वो स्टार्ट कोडॉन ही रहेगा। और GUG 6 पोजीशन पे क्या आ गया है, ग्लूटामिक एसिड आ गया है, ये ग्लूटामिक एसिड है। अब चेंज क्या हुआ 6 पोजीशन पे? यहाँ पे 6 पोजीशन पे देखो, जो GAG था पहले जो ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था वो GUG में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स वैलिन पे आ गया। ठीक है, इसका मतलब 6 पोजीशन पे क्या आ गया, वैलिन आ गया। तो दैट मीन्स ये जो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आया है, इस एक एमिनो एसिड के चेंज होने से बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको एक तरीके से इसकी इनहेरिटेंस देखें, तो अगर हम मेल देखें, मेल में जो स्पर्म्स होंगे वो, अगर मेल जो है वो कैरियर है तो उसमें 2 तरह के स्पर्म होंगे। 50% स्पर्म्स नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कैरी करेंगे और 50% स्पर्म सिकल सेल हीमोग्लोबिन को कैरी करेंगे, के जीन को, मतलब हीमोग्लोबिन को नहीं, उसके जीन को। ओवम जो होगा, अगर फीमेल कैरियर है तो फीमेल में भी जो एक ओवम होगा वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जीन को कैरी करेगा और दूसरा जो होगा वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन या म्यूटेंट हीमोग्लोबिन के जीन को कैरी करेगा। अब नॉर्मल का क्रॉस हुआ नॉर्मल ओवम और नॉर्मल स्पर्म का, तो जो ऑफस्प्रिंग आया, अभी यहाँ पे सेक्स की बात नहीं कर रहे मेल फीमेल की, क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑटोसोम लिंक्ड डिजीज़ है। तो यहाँ पे नॉर्मल पर्सन होगा। फिर जो सिकल सेल जीन कैरिंग जो स्पर्म है, अगर ये नॉर्मल ओवम से क्रॉस करता है तो HbA HbS आता है, दैट मीन्स ये कैरियर होगा। और अगर नॉर्मल स्पर्म सिकल सेल ओवम से, सिकल सेल जो हीमोग्लोबिन के जीन को कैरी करने वाला ओवम है उससे क्रॉस करता है तो भी कैरियर ऑप्शन आएगा। और जब यहाँ पे जब सिकल सेल जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन को कैरी करने वाला स्पर्म है, जब म्यूटेंट हीमोग्लोबिन को कैरी करने वाले ओवम से फर्टिलाइज करेगा तो रिजल्ट आएगा HbS इसका मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन है, इसका मतलब दोनों क्रोमोसोम पे सिकल सेल जीन है। तो ऐसे जो पर्सन होंगे वो डिजीज्ड होंगे। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आपको दी हैं। HbA नॉर्मल है क्योंकि दोनों ही जीन उसके नॉर्मल है। HbS सिकल सेल ट्रेट को कैरी कर रहा है, वो कैरियर है। HbS क्योंकि है तो ये कैरियर है। जबकि अगर दोनों ही HbS हो गए तो इसका मतलब दोनों ही म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है और ऐसे पर्सन जो होंगे वो सिकल सेल एनीमिक होंगे या डिजीज्ड होंगे। तो आई थिंक सिकल सेल एनीमिया आपको क्लियर हो गया होगा। द थर्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हमें लास्ट पढ़ना है, इसमें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखेंगे। जो थर्ड है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया है। ये एक इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, मतलब मेटाबॉलिक एरर है। मेटाबॉलिज्म को आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, मेटाबॉलिज्म इसका मतलब है कि द सम टोटल ऑफ ऑल द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हमारी बॉडी में हर समय कुछ ना कुछ सिंथेसाइज होता है, कुछ ना कुछ बनता है, कुछ ना कुछ टूटता रहता है, कुछ ना कुछ डिग्रेड होता रहता है। तो लगातार ये जो रिएक्शंस कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म।
तो जो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शंस है, इसमें जो होता है एक पर्टिकुलर एंजाइम के ना होने से ना बन पाने से जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये होता है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ये याद रखिएगा, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये भी। द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स लैक एन एंजाइम फेनलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, ठीक है, इसको PAH भी बोलते हैं, फेनलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो कन्वर्ट करता है फेनलानिन एमिनो एसिड को टायरोसिन में। ये दूसरा एमिनो एसिड है, एक एमिनो एसिड से दूसरा एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्ट करता है? देखो, जो हमारी डाइटरी प्रोटीन होती है या प्रोटीन होती है उसमें हमको फेनलानिन एमिनो एसिड मिलता है, इसको हम इस एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं टायरोसिन में, और ये टायरोसिन फर्दर जो आगे के मेटाबॉलिक पाथवे हैं, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस है, कैटाकोलामाइन सिंथेसिस है, थायरोक्सिन की है, मेलानिन है, डोपामीन है, मतलब बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जो हैं टायरोसिन से सिंथेसाइज होते हैं। बट अगर ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट है तो जितना भी फेनलानिन है ये कन्वर्ट टायरोसिन में नहीं होगा और ये डिपॉजिट होने लग जाएगा टिश्यूज़ में, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा और बॉडी टिश्यूज़ में डिपॉजिट होगा। जब ये डिपॉजिट्स होगा तो ये फिनाइल पायरुवेट्स की फॉर्म में होगा, फिनाइल कीटोन्स की फॉर्म में होगा, फिनाइल पायरुवेट्स फिनाइल लैक्टेट और फिनाइल लैक्टेट में होगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो कन्वर्जन है इसका और डिपोजिशन है, एक्यूमुलेशन है, ये फिनाइल पायरुवेट्स और फिनाइल कीटोन्स में होगा। जो फिनाइल कीटोन बॉडीज़ हैं, फिनाइल कीटोन बॉडीज़, ये कीटोन बॉडीज़ जब बहुत एक्सेस हो जाएंगी बॉडी टिश्यूज़ में तो ये किडनी के थ्रू यूरिन से रिलीज होंगी और यूरिन में आएंगी। दैट कंडीशन इज नोन एज फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखो, यूरिया वर्ड मतलब है यूरिन से रिलेटेड। यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज़ रिलीज हो रही हैं, फिनाइल कीटोन बॉडीज़ अगर यूरिन में रिलीज हो रही हैं तो उसे फिनाइल कीटोन्यूरिया बोलेंगे। तो ऐसे पर्सनस जो होते हैं, ऐसे पर्सनस में ये सब पर्टिकुलर सिंथेसिस नहीं हो पाती, थायरोक्सिन नहीं बन पाता, मेलानिन नहीं बन पाता, तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्योंकि आपको पता है कि थायरोक्सिन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। एज द रिजल्ट ऑफ फेनलानिन इज अक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुवेट्स एंड अदर डेरिवेटिव्स दैट रिजल्ट्स इनटू मेंटल रिटार्डेशन। इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है वो बचपन से ही उसमें वो मेंटली रिटार्डेड होना शुरू हो जाता है, और अगर अनट्रीट रहेगा अगर तो मेंटली रिटार्डेड होगा। बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। और मेंटल रिटार्डेड है, फिजिकली रिटार्डेड है, लिम्स में नहीं है, प्रॉपर मसल मूवमेंट में प्रॉब्लम है, मतलब इन सब चीज़ें ये सब इनमें आती हैं। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया हम लोग ने पढ़ लिया, ये एक इनबॉर्न एरर है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एंजाइम फेनलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसे टायरोसिनेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो भी, अब इसका एक प्रिकॉशन ये हो सकता है कि जैसे जिसको भी फिनाइल कीटोन्यूरिया है उसको वो सारी चीज़ें हटा दी जाएँ जिसमें आपके ये फेनलानिन एमिनो एसिड होता हो ज़्यादा, ठीक है। होता तो वैसे सभी में ही है, लेकिन जिसमें ज़्यादा है वो सब चीज़ें इनको कंज्यूम नहीं करनी है ऐसे पेशेंट को। तो इस वीडियो में हम लोग ने बेटा फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया ये हम लोग ने स्टडी कर लिया है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।